नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में नवांश कुंडली का महत्व के विषय में जाना। वहां हम लोगों ने D1 चार्ट के भाव भावेश तथा कारक की स्थिति को नवांश कुंडली से कैसे समझते हैं इससे जाना तथा वर्गोत्तम और पुरुषोत्तम किसे कहते हैं इस विषय में हम लोगों ने चर्चा की। आज अध्याय संख्या 90 में हम लोग चर्चा करेंगे जीवन साथी के लिए नवांश कुंडली से कैसे देखें। पिछले अध्याय में हम लोगों ने नवांश कुंडली से किसी भी भाव के समृद्धि या ह्रास के लिए किस प्रकार देखते हैं उसे समझा था। आज हम लोग नवांश कुंडली से जीवन साथी के विषय में समझेंगे कि जीवन साथी के विषय के लिए हम लोग इसी नवांश कुंडली से किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि नवांश कुंडली से सभी भावों के समृद्धि और ह्रास के विषय में तथा जीवन साथी के विषय में समझते हैं। एक ही कुंडली से हम लोग दो प्रकार की चीज समझते हैं। तो हम लोगों ने पहला तो समझ लिया कैसा प्रयोग करेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि जीवन साथी के विषय में किस प्रकार इसे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग D1 पत्रिका में देखेंगे। सबसे पहला काम क्या देखेंगे, D1 का लग्न लग्नेश तथा कारक को D1 चार्ट तथा D9 चार्ट में देखें। यह कार्य हम लोगों ने पिछले अध्याय में सीख चुका था। यह सभी के लिए करना है। जब भी आप कोई प्रश्न को देखें तो इसे जरूर देखना है। D1 का लग्न लग्नेश और कारक को D1 में स्थिति में देखना है, साथ ही D9 में जाकर भी उसे देखना है, क्योंकि पिछले के अध्याय में हमने काफी विस्तार पूर्वक समझाया था। इसके बाद D1 में चंद्रमा की स्थिति तथा D9 चार्ट में भी देखें, अर्थात D1 चार्ट में चंद्रमा को समझे, चंद्रमा की स्थिति को देखें तथा D9 चार्ट में आकर उसे समझे। ये दो कार्य अनिवार्य है। इसके बाद प्रश्न अनुसार हम लोग कुंडली का निरीक्षण करेंगे। जिस भाव से जो प्रश्न होगा उसके अनुसार। अभी जीवन साथी से संबंधित है, अर्थात D1 चार्ट में जीवन साथी को हम लोग 7वें भाव से समझते हैं। जीवन साथी के विषय में अगर समझना हो तो हम लोग 7वें भाव से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D1 चार्ट का सप्तम सप्तमेश तथा सप्तम भाव के जो कारक होते हैं, सप्तम भाव के स्त्री कारक शुक्र को D1 चार्ट में निरीक्षण करेंगे। D1 चार्ट में निरीक्षण करने के बाद हम लोग फिर D9 चार्ट में उसकी स्थिति सबको देखेंगे। आइए कैसे करेंगे, एक उदाहरण से समझते हैं। यह सप्तम भाव हो गया। सप्तम भाव में कौन सी राशि है, धनु राशि स्थित है। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह स्थित है, शुक्र ग्रह स्थित है और चंद्रमा ग्रह स्थित है। शुक्र और चंद्रमा, शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह सप्तम भाव में शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव है तथा गुरु की दृष्टि है। 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि है और तथा एक अशुभ ग्रह केतु की केवल दृष्टि है। इसलिए सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, भावेश देखेंगे। भावेश कौन हुआ, गुरु। गुरु कहां बैठा है, तीसरा में बैठा है, तो स्थिति अच्छी है। यहां किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव 1 2 3 4 नहीं है। इसलिए सप्तमेश की स्थिति भी अच्छी है। अब कारक को देखते हैं, शुक्र। शुक्र जो कारक है वह स्वयं केंद्र में ही बैठा था, सप्तम भाव में ही बैठा है, तो उसकी भी स्थिति अच्छी है तथा चंद्रमा के साथ है और गुरु से दृष्ट है। इस प्रकार भाव भावेश और कारक की स्थिति यहां अच्छी है। अब हम लोग देखते हैं D9 पत्रिका में इसका क्या प्रोग्रेस हुआ या ह्रास हुआ। सप्तमेश, सप्तमेश कौन है, गुरु। गुरु देखते हैं यहां कहां, गुरु यहां कहां, केंद्र में स्थित है। गुरु यहां केंद्र में स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गुरु का प्रोग्रेस हुआ।
गुरु गुरु में प्रोग्रेस हुआ, ये कह सकते हैं। दूसरा, इस भाव का कारक कौन हुआ? शुक्र। शुक्र की स्थिति देखते हैं, शुक्र यहां छठे भाव में स्थित है। शुक्र कहां स्थित है? छठे भाव में स्थित है। तो छठे भाव में स्थित होने से क्या हुआ? यह ह्रास हुआ। तो इस प्रकार हम लोग अगर पत्रिका को तालमेल करके देखेंगे तो सप्तम, सप्तमेश और कारक की स्थिति ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति में है। अब इसके बाद हम लोगों को D9 चार्ट का निरीक्षण करना पड़ता है। तो D9 चार्ट का निरीक्षण किस प्रकार करेंगे उसे समझेंगे। D9 चार्ट का निरीक्षण करने के लिए सबसे पहले D9 चार्ट की लग्न को देखें, क्योंकि यह D9 चार्ट जो है इसकी लग्न को देखें सबसे पहले। तो लग्न में कौन सी राशि स्थित है? मकर राशि स्थित है। 10 नंबर लिखा है, अर्थात मकर राशि स्थित है। अब याद देखना है जो मकर राशि है वह D1 चार्ट के कौन से भाव की राशि है? मकर राशि D1 चार्ट के अष्टम भाव की राशि है। तो अर्थात यह लग्न थोड़ा कमजोर हुआ, क्योंकि यह लग्न के अष्टम भाव की राशि यहां स्थित है। और यह जो लग्न है वह सप्तम भाव का विस्तार है, यह सप्तम भाव का विस्तार है। और हम लोग यहां पर यह देख रहे हैं कि यह जो सप्तम भाव से जो प्रश्न है उसका यह समर्थन हमें करता है या नहीं करता है। दूसरा चीज ये देखेंगे लग्न में कि कौन सी ग्रह स्थित है। दूसरा क्या, D9 के लग्न में कौन सी ग्रह स्थित है। तो D9 चार्ट में हम लोग देखेंगे कौन सी ग्रह स्थित है। D9 चार्ट में बुध ग्रह स्थित है। तो बुध अकेला है, तो अगर बुध अकेला रहे तो वह शुभ होता है, क्योंकि वह शुभ कहलाता है। तो यहां पर लग्न में बुध ग्रह बैठा है तो थोड़ा कंडीशन ठीक है। दूसरा, बुध यहां लग्नेश है D1 पत्रिका में। तो लग्नेश का D1 पत्रिका का जो स्वामी है लग्नेश, वह D9 के लग्न में स्थित है। तो स्थिति अच्छी है, लग्न की थोड़ी स्थिति अच्छी है। तीसरा क्या देखेंगे, D9 का लग्नेश कहां स्थित है। D9 का लग्नेश, D9 का लग्नेश कौन है? मकर राशि का स्वामी कौन होता है? शनि। तो शनि कहां स्थित है? शनि नवम भाव में स्थित है, त्रिकोण स्थान में स्थित है, इसे योगकारिक स्थान भी कहते हैं। इसलिए शनि लग्नेश में क्या हुआ? वृद्धि हुआ, लग्नेश की स्थिति इसमें अच्छी है। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, D9 की सप्तम भाव को देखें। D9 की सप्तम भाव को देखें कि D1 की कौन सी भाव की राशि स्थित है। तो D9 के सप्तम भाव, D9 का सप्तम भाव कौन सा हुआ? यह भाव हुआ। इसमें कौन सी राशि स्थित है? 4 नंबर राशि, अर्थात कर्क राशि स्थित है। अब यह कर्क राशि D1 पत्रिका में कौन से भाव की राशि है? दूसरे भाव की राशि है, धन भाव की राशि है। तो यह अच्छी स्थिति में है। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, D9 की सप्तमेश को देखें। इसके बाद क्या करेंगे, D9 की सप्तमेश। D9 की सप्तम भाव के स्वामी कौन हुए? चंद्रमा। चंद्रमा कहां गया? द्वादश में गया। तो चंद्रमा द्वादश में गया तो कमजोर हो गया। साथ में ये देखना है किसके साथ स्थित है, केतु के साथ स्थित है, एक अशुभ ग्रह के साथ स्थित है। तो अर्थात D9 का जो भावेश है, सप्तमेश है, वो थोड़ा कमजोर हो गया। इसके बाद D9 में कारक ग्रह, D9 में कारक ग्रह, अर्थात यदि पुरुष का कुंडली हो तो उसकी पत्नी के विषय में जानना हो तो पत्नी के कारक ग्रह शुक्र होते हैं, तो शुक्र को देखेंगे। और यदि किसी स्त्री की पत्रिका हो तो उसके पति के विषय में जानना हो तो पति के कारक गुरु होते हैं, तो गुरु के विषय में जानेंगे हम लोग। तो यहां उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि यह पुरुष जातक का पत्रिका है, तो हम लोग शुक्र की स्थिति को देखेंगे कि शुक्र कहां स्थित है D9 चार्ट में। तो शुक्र कहां स्थित है? कारक छठे भाव में स्थित है। तो छठे भाव में
शुक्र स्थित है, शुक्र शुभ ग्रह है तो अच्छा नहीं है छठे में जाना, तथा राहु अशुभ ग्रह है उसके साथ स्थित है, तो शुक्र भी थोड़ा कमजोर हुआ, कारक भी थोड़ा कमजोर हुआ। यह हम D9 पत्रिका से समझ सकते हैं इस प्रकार। इसके बाद हम लोग को देखना है कि D9 में कारक से, अर्थात कारक से यदि पुरुष जातक के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए पत्नी का कारक शुक्र होगा, यदि स्त्री जातक पति का देख रहे हैं उसके पति के लिए अगर देख रहे हैं तो उसके कारक गुरु होगा। तो यहां हम लोग उदाहरण के लिए पुरुष जातक को लिया है तथा शुक्र से D9 में कारक से अर्थात शुक्र से सप्तम स्थान को देखें कि वहां कौन से ग्रह स्थित है। शुक्र कहाँ स्थित है? शुक्र यहां स्थित है, यहां से सप्तम गिने 1 2 3 4 5 6 7। शुक्र से सप्तम गिनने पर यह भाव आता था, द्वादश भाव आता है। तो द्वादश भाव में कौन स्थित है? चंद्रमा स्थित है, चंद्रमा स्थित है। और चंद्रमा यहां D1 चार्ट में सप्तम भाव में स्थित है और यहां पर कहां स्थित हुआ? द्वादश भाव में स्थित हुआ। तथा यहां क्या स्थित है? केतु भी स्थित है, एक अशुभ ग्रह भी स्थित है। तो हम लोग को यहां देखना कि यदि कारक से सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह अगर स्थित है तो कारक का वृद्धि होगा, यदि कारक से सप्तम भाव में यदि अशुभ ग्रह स्थित है तो उसकी ह्रास होगा, यदि शुभ अशुभ दोनों हैं तो उसे मिश्रित बनाकर हम लोग समझेंगे, तारतम्य से समझेंगे फल को। तो यहां स्थिति सामान्य है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि D1 पत्रिका में हमें स्थिति अच्छी मिल रही है और D9 पत्रिका में भी लगभग स्थिति ठीक है, भावेश और कारक की स्थिति थोड़ी कमजोर लग रही है। तो इन सभी तारतम्यों को मिलाकर आप अपने स्वयं के विवेक से भी तारतम्य को मिलाने सीखें और उत्तर दें। तो इन सारे को देखकर ये कहा जा सकता है कि इनके वैवाहिक जीवन में परेशानी बहुत कम होगी, अर्थात इनका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी परंतु वैवाहिक जीवन सुखी होगा इनका, ये कहा जा सकता है। और ये जो नियम है हमने इसलिए लिखा कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। नियम के साथ उदाहरण कुंडली को समझने में आसानी हो आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा और आप भी स्वयं से इसे प्रयास करें। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।